पहले हम देखेंगे कि ठोसों में अपूर्णताएं यानी ठोसों में जो दोष होते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण के बारे में और अंत में हम चर्चा करेंगे चुंबकीय गुण के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि क्रिस्टलीय ठोस छोटी छोटी क्रिस्टल संरचनाओं से मिलकर के बनते हैं और ये जो क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है जो कि दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज में पुनरावृत्ति जिसकी होती रहती है, वो रिपीट होते रहते हैं, वही यूनिट सेल, वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पर ये तो हुई आदर्श स्थिति की बात। प्रायः ये देखा गया है कि जो क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं उनकी जो एक नियमित व्यवस्था होती है, वो नियमित व्यवस्था हर समय नहीं पाई जाती है। उसमें कुछ आदर्श स्थिति से विचलन हो जाता है या कुछ अनियमितता आ जाती है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल दोष। तो क्रिस्टल दोष प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिंदु दोष और रेखा दोष। बिंदु दोष जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्पष्ट है कि अगर किसी क्रिस्टल संरचना के किसी एक लैटिस पॉइंट, एक बिंदु स्थल पे कोई अनियमितता हो, कोई विचलन हो, एक लैटिस पॉइंट के अलोंग अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। लेकिन अगर किसी क्रिस्टल की संरचना में पूरी एक लाइन के अलोंग, क्रिस्टल संरचना में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, आप जानते हैं, अगर किसी एक लाइन के अलोंग पूरा डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेखा दोष। अभी हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे उसमें हम बिंदु दोष के बारे में विस्तार से जानेंगे। बिंदु दोष बच्चों ये तीन प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री और अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्री को अगर हम सरल शब्दों में आपको बताएं, आप जानते भी हैं कि किसी क्रिस्टलीय संरचना में जो उसके अवयवी कण हैं उनका आपस में अनुपात क्या है, उनका संगठन क्या है, वही उसकी स्टाइकियोमेट्री कहलाती है। अब स्टाइकियोमेट्री दोष क्या हुए? कुछ ऐसा डिफेक्ट, कुछ ऐसी कमी क्रिस्टल में आए किसी एक पॉइंट के अलोंग कि उसकी स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो, यानी उसकी स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहे, उनका जो संगठन है वो वैसे ही बना रहे, तो उसे हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष। ये आपके चार प्रकार के हैं: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसी के अपोजिट, स्टाइकियोमेट्री के अपोजिट है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, यानी कि जो क्रिस्टलीय संरचना में जो अवयवी कण हैं उनका जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाए, मतलब जो एक निश्चित संगठन जिनमें जिस रेशियो में उन्हें होना चाहिए वो उसमें ना हो करके किसी अन्य अनुपात में पाए जाएं, तो वो कहलाएगा आपका नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष भी आपके दो प्रकार के हैं: धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। और लास्ट में आता है आपका अशुद्धता दोष। नाम से स्पष्ट है कि जब किसी क्रिस्टल में किसी अन्य प्रकार की कोई अशुद्धि मिल जाए तो वो आपका अशुद्धता दोष होगा। अब ये तीनों प्रकार के दोष हम थोड़ा सा इसको विस्तार में जान लेते हैं। तो अब इन दोषों को हम विस्तार में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्तिका दोष। नाम से स्पष्ट है कि अगर किसी क्रिस्टलीय संरचना में, जैसे यहाँ पे ये एक क्रिस्टल की संरचना दिखाई गई है, इसमें किसी क्रिस्टल पॉइंट पे कोई अवयवी कण अगर मिसिंग है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये अवयवी कण यहाँ पे मिसिंग है, लुप्त हैं, तो इस प्रकार के दोष आपके रिक्तिका दोष कहलाते हैं। अब रिक्तिका दोष, अगर अवयवी कण क्रिस्टल में नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का दोष पदार्थ के घनत्व को घटाएगा, तो रिक्तिका दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है। अगला है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल संरचना में जो ये बीच के स्थल होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस जिसे हम बोलते हैं, अगर वहां पे कोई कण आ जाता है, अवयवी कण, जैसे ये है और ये है, तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अब अगर अतिरिक्त अवयवी कण किसी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है तो वो पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है, तो अंतराकाशी दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। इन दोनों प्रकार के दोष जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, और जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसी प्रकार के दोनों दोषों को हम विशेष रूप में पढ़ते हैं फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष के रूप में। फ्रैंकेल दोष उन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है
जिनके आयनों के आकार में अंतर ज्यादा होता है। अब इस फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो लघु छोटा आयन होता है, कंपैरेटिवली छोटा आयन जो कि प्रायः हमारे धनायन होते हैं, वो अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक धनायन था जो कि अपने स्थल को छोड़ के यहाँ ये अंतराकाशीय स्थल में आके स्थित हो गया है। अब इसने अपनी जगह पे तो रिक्तिका दोष उत्पन्न किया और यहाँ पे क्या उत्पन्न किया, अंतराकाशीय दोष। तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, संयोजन हो गया दोनों दोष का। इसे हम विस्थापन दोष भी बोलते हैं। अब चूंकि वो कण उसी स्थल से एक स्थल से दूसरे स्थल में जा रहा है, तो इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है, ये सारे आपके कंपाउंड्स फ्रैंकल दोष को दिखाते हैं। अगला है हमारा शॉटकी दोष। शॉटकी दोष एक तरह से देखा जाए तो रिक्तिका दोष ही है, पर आपको आयनिक कंपाउंड्स में विद्युत उदासीनता मेंटेन करनी रहती है, उसको आपको बैलेंस रखना रहता है। तो जितने धनायन लुप्त होते हैं उतने ही ऋणायन भी लुप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक धनायन था बीच में जो कि मिसिंग है और यहाँ से एक ऋणायन बीच से मिसिंग है। तो अब यहाँ पे कण लुप्त हो गए हैं, तो जो शॉटकी दोष होता है उसमें घनत्व में कमी आती है। और ये किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है? उन आयनिक कंपाउंड्स में जिनके आयनों के आकार लगभग समान होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें ये इस प्रकार के दोष आपके पाए जाते हैं। अगली श्रेणी है हमारी नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष की। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में दो प्रकार के आपके दोष होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य मतलब किसी क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाए तो वो दोष। अब धातु की अधिकता किन कारणों से हो सकती है, आइए देखें। दो प्रमुख कारण हैं, ऋणायन रिक्तिका के कारण और दूसरा क्या हो सकता है, अतिरिक्त धनायन आ जाए। तो पहले हम इसको समझ लें। ऋणायन रिक्तिका के कारण मतलब कि उस क्रिस्टलीय संरचना में जो ऋणायन होगा वो अपनी जगह से कहीं चला गया होगा और एक रिक्तिका बन गई होगी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टलीय संरचना सोडियम क्लोराइड की दिखाई गई है। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर हम सोडियम वेपर के में गर्म करते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, सोडियम के परमाणु जो है वो इसकी सतह पे आते हैं। सोडियम के परमाणु के आने के बाद यहाँ पे एक क्लोराइड आयन रहा होगा जो कि यहाँ से मूव करके सतह पे जाता है। अब ये जो सोडियम परमाणु आया है ये इस क्लोराइड से कॉम्बिनेशन करने के लिए, मिलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और क्या बनाता है, सोडियम आयन, और क्या निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आता है उस रिक्तिका में जहां से वो क्लोराइड आयन गया था। ठीक, अब ये जो क्लोराइड आयन यहाँ से गया है वो इस सोडियम आयन से कंबाइन करके NaCl बना देता है। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो सोडियम परमाणु ने रिलीज किया वो उस रिक्तिका में आ गया जो कि यहाँ से ऋणायन जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। अब इस प्रकार का जो सेंटर डेवलप होता है, इस प्रकार का जो केंद्र उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं ऋणायन रिक्तिका में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, इस प्रकार के सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर, जो कि फॉर्बेनजेंटर टर्म से लिया गया है, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलर सेंटर या रंग केंद्र। अब ये जो ऋणायन रिक्तिका के में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आने से एफ सेंटर डेवलप हुआ है, इसे हम एफ केंद्र बोलते हैं। और ये एफ केंद्र कलर शो करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित होता है। तो ये पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एफ सेंटर होता है तो वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से अन्य कंपाउंड्स भी जो हैं वो कलर शो करते हैं अगर उनमें एफ सेंटर होता है।
तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनमें ये दोष पाया जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या था, क्लोराइड के जाने से इस पूरे क्रिस्टल में सोडियम की अधिकता हो गई थी। भले ही इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश तो बैलेंस है, लेकिन धातु यानी सोडियम ज्यादा हो गया है, तो इसी वजह से ये हुआ आपका धातु आधिक्य दोष। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धातु के ही आयन बढ़ जाएं। वो कैसे होंगे, उदाहरण के लिए हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं अगर, जो कि सफेद पाउडर होता है, अगर हम इसको गर्म करें तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है और बचता क्या है आपका, जिंक बचता है 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब ये जो जिंक आयन बना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही चला जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाते हैं। तो फिर वही बात कि उसके आवेश में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इस एक स्ट्रक्चर के टूटने से जो ये बना, ये जिंक आपका एक्सेस हो गया क्योंकि यहां से ऑक्सीजन तो निकल गई। तो अब क्या हो जाता है, Zn1 प्लस XO, ये फॉर्मूला अब हो जाएगा। X क्या होगा कि कितने इस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स टूटे हैं, तो वहां पे उस हिसाब से Zn1 प्लस X। अब यहाँ पे देखिए होना क्या चाहिए था, Zno, लेकिन स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्री में दोष हुआ और किस प्रकार का हुआ, धातु आधिक्य दोष हुआ। इसके बाद हम आते हैं धातु न्यूनता दोष पे। धातु न्यूनता दोष तब होता है जबकि जो अवयवी संगठन है, जो भी क्रिस्टल की संरचना है, उसमें जिस रेशियो में पाया जाना चाहिए अवयवी कण, उसमें न पाके धातु कम हो जाए। जैसे FeO है, कायदे से इसमें रेशियो 1:1 का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रेशियो किसका होता है, 1:1 का न पा करके यहाँ पे रेशियो पाया जा रहा है 0.95 आयरन। आयरन आपका कितना पाया जा रहा है, 0.95 और ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे धातु आपकी कम हो गई है, जो रेशियो आदर्श रूप से होना चाहिए था उससे धातु आपकी थोड़ी कम हो गई है। तो ये आपका हुआ धातु न्यूनता दोष। इसके बाद आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का अर्थ है कि हमने क्रिस्टल, हम कुछ बना रहे थे, उसमें हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी कुछ और मिला दी, तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अगर उस समय हम थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें मिला दें तो क्या होगा, स्ट्रोंशियम जो है, यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रोंशियम का आयन जो है वो क्रिस्टल लैटिस में प्रवेश कर जाता है, जालक में प्रवेश करता है और किसी एक स्थान पे जाके वो स्थान लेता है। कैसे लेता है, वो 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है, 2 सोडियम आयनों को वो निकाल के बाहर करता है और एक का स्थान तो वो खुद ले लेता है और दूसरा स्थान क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आपके नए आयन प्रवेश करते हैं उतनी ही रिक्तिकाएं वहां पे निर्मित हो जाती हैं, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड के केस में। तो ये एक प्रकार का अशुद्धता दोष है। तो ये हमारे हुए 3 प्रकार के दोष। आइए अब हम देखें थोड़ा ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में बात करें। ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनमें अचालक भी पाए जाएंगे, उनमें अर्धचालक भी पाए जाएंगे, उनमें सुचालक भी पाए जाएंगे। तो चालकता के आधार पे ठोसों को 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक अर्थात आप जानते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित होने दें, जैसे कि सभी धातुएं चालक हैं, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे आपके चालक हैं। और विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से होके विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, यानी इनकी चालकता बहुत ही निम्न कोटि की होती है, ऋणात्मक कोटि की होती है। जैसे माइका है, रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ये सब आपके विद्युत रोधी होते हैं। अर्धचालक की जब हम बात करते हैं तो ये चालक और अचालक के बीच की रेंज के
होते हैं, यानी इनकी चालकता इन दोनों के बीच की रेंज में होती है, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब धातुओं की अगर हम बात करें या चालक की बात करें, तो चालक जितनी भी धातुएं होती हैं वो ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करती हैं। बहुत कम इसके एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो धातुओं के वाहितम कोश होते हैं, इनके परमाणुओं के, उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मिलकर के एक संयोजकता बैंड बनाते हैं। इसको हम यहाँ थोड़ा चित्र से स्पष्ट करेंगे। संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने बच्चों कक्षा 11 में परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक के बारे में पढ़ा है। तो ये जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनका निर्माण करते हैं और एक संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड बनाते हैं। यहाँ पे वो इससे दिखाया है ब्लू कलर से। अब इन संयोजकता बैंड के अगला जो उच्च ऊर्जा का रिक्त ऑर्बिटल होता है उसे हम बोलते हैं चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड। उसको हमने यहाँ पे इससे दिखाया है। धातुओं के केस में क्या होता है, धातुओं के केस में जो आपका संयोजकता बैंड होता है और जो चालकता बैंड होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। तो जो संयोजकता बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट, उनका आवागमन बहुत आसानी से चालकता बैंड में होता है और यही विद्युत प्रवाह का कारण बनता है। अचालक के केस में इन दोनों बैंड्स के बीच में ये देखिए काफी गैप होता है एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये पदार्थ आपके विद्युत रोधी होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें अर्धचालकों की, इनका थोड़ा विशिष्ट केस है कि इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में अंतर तो होता है लेकिन वो बहुत ही लघु ऊर्जा अंतर होता है। तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में मूव कर जाते हैं, लेकिन वो नगण्य ही होते हैं, उनसे चालकता पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। पर अगर हम अर्धचालकों को गर्म करें, ताप का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ताप से इनकी चालकता थोड़ी बढ़ती है क्योंकि ताप से ऊर्जा लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉन इनमें और अधिक संख्या में जाते हैं, पर फिर भी वो इतने नहीं होते हैं कि आप उनका कोई व्यवहारिक उपयोग कर सकिए। तो अब इन अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम करते हैं इनमें कुछ अशुद्धियों का मिश्रण, यानी कि अर्धचालकों में कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की अशुद्धियां एक निश्चित मात्रा में जब हम मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं अपमिश्रण या डोपिंग। डोपिंग के आधार पे अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। बच्चों, हमने आपको बताया कि जो सिलिकॉन है, ये जो है समूह सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये आपके अर्धचालक है और हम ये जानते हैं कि ये समूह 14 के तत्व हैं। ठीक, समूह 14 के तत्वों में अगर हम समूह 15 या 13 मतलब कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाले या इससे कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की अगर अशुद्धि मिलाएं तो क्या होगा? समूह 15 जैसे कि फास्फोरस है या आर्सेनिक है, ये आपके समूह 15 के हो गए। समूह 13 जैसे कि बोरॉन है, एल्युमिनियम है, इस तरह के आपके हो गए। आर्सेनिक जब इसमें प्रवेश करता है तो इसमें 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे अर्धचालक की चालकता कैसे बढ़ रही है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के कारण। तो इसे हम बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक या एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब अगर हम इसमें कुछ ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कम हो 4 से, जैसे कि समूह 13 के तत्व, यहाँ पे देखिए ये उदाहरण दिया गया है। बोरॉन के जब यहाँ पे प्रवेश करते हैं परमाणु तो क्या होता है कि एक एक बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ बन गया,
लेकिन एक यहाँ पे आपका क्या रह जाता है, रिक्ति रह जाती है या छिद्र रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन छिद्र या रिक्ति। अब क्या होगा, इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, फिर वहां होल होगा, उसके बगल वाला प्रवेश करेगा, तो ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये किसकी तरफ चलेंगे, धनावेशित प्लेट की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार के कंडक्टर आपके कहलाते हैं पी टाइप के अर्धचालक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय गुण की। चुंबकीय गुण बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में चुंबकीय एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इसके चक्रण करता है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, अपनी कक्षक में घूमने के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो इन दोनों चक्रण को मिला करके हर परमाणु के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और यही वजह है कि प्रत्येक पदार्थ के साथ कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण एसोसिएट होता है, भले उसकी मात्रा बहुत कम हो। तो चुंबकीय गुणों के आधार पे पदार्थ हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अनुचुंबकत्व, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में जब लगाया जाता है तो ये बहुत ही दुर्बल रूप से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे Cu2+ है, फेरिक का है, आयन है, इस प्रकार के। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, जब कोई पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो तो उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व का गुण वो प्रदर्शित कर रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा है लौह चुंबकत्व। ये पदार्थ आपके निकिल है, कोबाल्ट है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो ये ठोस अवस्था में धातु के आयन होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के, ये छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेन। अब ये डोमेन लौह चुंबकत्व में देखिए तो सारे एक ही दिशा में अलाइन होते हैं, इस वजह से ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म शो करते हैं। लेकिन प्रति लौह चुंबकत्व में क्या होता है कि ये जो है अलाइन तो होते, डोमेन होते तो हैं, लेकिन ये अपोजिटली अलाइन होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। और तीसरा अंतिम केस क्या है, फेरी चुंबकत्व का है। इसमें डोमेन्स होते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, कुछ पैरेलल हैं, कुछ एंटी पैरेलल हैं, तो कुल मिलाकर के इनमें चुंबकत्व बहुत ही कम रह जाता है, जैसे Fe3O4। तो ये 5 प्रकार के हमारे चुंबकीय आधार पे ठोस होते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम कर लें। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष मिलते हैं? KCl, हमने आपको बताया KCl किस प्रकार का कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड है और जिसमें कि धातु के आकार में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये कैसा दोष प्रकट करेगा, शॉटकी दोष। AgBr ऐसा एक कंपाउंड है जो कि हमने आपको बताया दोनों में ही आपके AgBr में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, दोनों ही प्रकार के दोष, यानी फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष ये दिखाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग 14 के तत्व को उपयुक्त अशुद्धि द्वारा मिश्रित करके n प्रकार के अर्धचालक में रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होनी चाहिए? n प्रकार यानी कि हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वर्ग 14 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला कोई तत्व हमें चाहिए, तो वो कौन सा वर्ग होगा? समूह 15 के तत्व होंगे वो। समूह 15 के तत्व अगर हम मिलाएंगे तो ये n टाइप के अर्धचालक बन जाएंगे। ये बच्चों गृह कार्य है आपके लिए। उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, आप अपने घर में ये करेंगे काम। लौह चुंबकत्व, अंतराकाशी दोष और शॉटकी दोष। दूसरा प्रश्न है, बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या अंतर होता है? किसमें? चालक व रोधी में, चालक व अर्धचालक में।
प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीषा सक्सेना, सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, इंदिरा नगर, लखनऊ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे और इसके भाग 1 का हम आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ में जाने से पहले इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु है, आइए उस पर हम चर्चा कर लें। जो प्रमुख शिक्षण बिंदु आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो है प्रस्तावना, डीएनए प्रतिकृति, विभिन्नताएं और उसका महत्व, जनन के प्रकार, विखंडन तथा खंडन, पुनरुद्भवन की क्रिया क्या होती है, मुकुलन क्या होता है, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन और उसकी विधियां, और अंत में हम पढ़ेंगे कि ऊतक संवर्धन क्या है। बच्चों, आप सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि प्रजनन या जनन क्या होता है। बच्चों, प्रजनन या जनन जो है संतान उत्पत्ति की वो क्रिया है जिससे जीव जो है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने समान जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं और अपनी वंश वृद्धि करते हैं। आप देखते होंगे आपके आसपास के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे वो पौधे हों, वो अपने समान शिशुओं को जन्म देते हैं, अपने समान पौधे बनाते हैं और इस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं सजीव करते हैं, जैसे कि श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये सभी बहुत आवश्यक हैं जीवों को जीवित रहने के लिए और उसमें ऊर्जा भी बहुत अधिक लगती है। लेकिन जनन ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जीव जो है जनन में अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ में बर्बाद करें, या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फिर जीव जनन क्यों करते हैं। बच्चों, जीव जनन क्यों करते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला है अस्तित्व। अगर एकल जीव जनन की क्रिया नहीं करेगा बच्चों, तो वो धीमे धीमे उसकी जाति जो है वो समाप्त हो जाएगी और हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा है संतुलन के लिए। एक उदाहरण हम लेते हैं जो खाद्य श्रृंखला का है। घास खाता है हिरन और हिरन को शेर। आप जानते हैं कि हमारे जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। जैसे घास कौन खाता है? हिरन। हिरन कौन खाता है? शेर। तो अगर हिरन जो है जनन करना बंद कर दे, उसकी संख्या जो है कम होती चली जाएगी और इसका सीधा असर शेर पे पड़ेगा, क्योंकि वो उसका भोजन है और भोजन ना मिलने के कारण फिर शेर की भी संख्या कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा पर्यावरण में एक पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रजनन अथवा जनन संतान उत्पत्ति की वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपनी वंश वृद्धि करता है। दूसरा है जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं और अपने अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश और जाति को बनाए रखने के लिए जो जीव हैं वो जनन की क्रिया करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति मतलब अपने समान एक कॉपी का निर्माण करना। बच्चों, आपने देखा है कि एक जाति के जीव आकृति, आकार और अभिकल्प में समान होते हैं और हम इसलिए हमें वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे गिलहरी जो है उसको शिशु होगी वो गिलहरी की तरह ही लगेगी, जो मनुष्य है जो उसका शिशु होगा वो मनुष्य की तरह आकार और आकृति में लगेगा। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है बच्चों डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, आप जानते हैं कि कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक में क्या पाए जाते हैं बच्चों? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र प्रत्येक जाति में निश्चित होती है इनकी संख्या। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ये जो गुणसूत्र हैं बच्चों, ये डीएनए के अणुओं के बने होते हैं और आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है इसमें, जो माता पिता से संतानों में जाता है। तो इस तरीके से डीएनए जो है आनुवांशिक लक्षणों के संदेश वाहक का कार्य करते हैं।
तो जो जनन है इसमें जो मूल घटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति का बनना। डीएनए अपने समान एक प्रतिकृति बनाता है। ये कैसे होता है बच्चों? देखिए, हमारे शरीर में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। डीएनए दो प्रतिकृति बनाता है, एक मूल कोशिका की तरह होती है और दूसरे में कोश की संरचनाएं सृजन करती हैं और एक से दो प्रतिकृतियां बन जाती हैं। ये दो प्रतिकृतियां अलग अलग हो जाती हैं और इस तरीके से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से प्रजनन के लिए जो डीएनए प्रतिकृति का बनना है वो बहुत आवश्यक है। प्रजनन जो है बिना डीएनए प्रतिकृति के अवश्य जो संभव ही नहीं होता है। फिर इसमें देखिए, जो डीएनए की जो प्रतिकृतियां बनती हैं उनका अलग होना आवश्यक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समान है लेकिन समरूप नहीं है, पूरी तरीके से एक जैसी नहीं होती हैं। इसका कारण ये है कि जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती हैं और उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य आ जाती है। अब ये जो भिन्नताएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? जो भी संतति कोशिकाएं बनी वो समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, उनके कुछ गुण भिन्न होते हैं और इसको हम कहते हैं विभिन्नताएं, वेरिएशंस। फिर इसका महत्व क्या है बच्चों विभिन्नताओं का? इसका महत्व है कि विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। अभी जो आपने आगे पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा जैव विकास के लैमार्क और डार्विन के सिद्धांत, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैव विकास का आधार क्या है? भिन्नताएं हैं। यानी कि जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है वो विभिन्नताओं के कारण ही होती है। और दूसरा है विभिन्नताएं स्पेशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। उत्तरजीविता का मतलब होता है बच्चों सर्वाइवल, जीवित रहने की क्षमता। विभिन्नताएं जो हैं वो उत्तरजीविता के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। इसको हम देखिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी वास स्थान में कोई पॉपुलेशन या समष्टि रह रही है जिसमें सामान्य जीव भी हैं और विभिन्नताएं लेते हुए जीव भी हैं। इसको हमने माइनस से दिखाया है। तो मान लीजिए वातावरण में कुछ ऐसे उग्र परिवर्तन होंगे जो ये जो सामान्य कोशिकाएं हैं या सामान्य जीव जो हैं वो नहीं उसको सहन कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर विभिन्नताओं वाले ये जो जीव हैं ये सरवाइव कर जाएंगे, ये बच जाएंगे, अपने को जीवित रखने में सक्षम हो पाएंगे और ये जो जाति है ये अपनी वृद्धि करके अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। आपकी किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिकांशतः मर जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ जीव ऐसे हों जिसमें ऊष्मा प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसे म्यूटेंट हो, तो वो अपना जीवित रहेंगे और अपनी वृद्धि करके उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो इस तरीके से विभिन्नताएं जो हैं नई जातियों की उत्पत्तियों के लिए अति आवश्यक है और स्पेशीज की या जातियों की उत्तरजीविता के लिए भी उपयोगी होती हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जनन के प्रकार क्या होते हैं। जनन बच्चों दो प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस भाग में हम अधिकतर अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन बच्चों क्या होता है? एकल जीवों के प्रजनन में एक जीव भाग लेता है। इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, यानी नर और मादा युग्मक इसमें भाग नहीं लेते हैं और समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। नर व मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जो मैंने अभी आपको बताया। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वो पैतृक जीव के समान होते हैं, बिल्कुल जो जनन कोशिकाएं हैं जो उनके माता पिता की तरह जो होती हैं वो उन्हीं की तरह बिल्कुल समान गुण वाले होते हैं। फिर है अलैंगिक जनन की विधियां जो हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे। विखंडन तथा खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु समासंग, कायिक परिवर्धन और अंत में ऊतक परिवर्धन। आइए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला है बच्चों विखंडन। विखंडन कोशिकाओं का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन विखंडन कहलाता है। जब कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाती है तो इसको हम विखंडन कहते हैं। ये बच्चों दो प्रकार का हो सकता है। अगर कोशिका जो है वो दो भागों में विभाजित होती है तो इसको हम द्विखंडन कहते हैं, और अगर ये बहुत सारे भागों में खंडित हो जाती, टूट जाती है, तो इसको हम बहुखंडन कहते हैं।
इसका देखिए उदाहरण है अमीबा का, द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा में। इसमें देखिए अमीबा जो है, इसमें पहले इसका जो ये केंद्रक है ये खिंचता है, लंबा होता है और इसमें विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। फिर इसके बाद जो कोशिका द्रव है ये भी विभाजित होता है और इस तरीके से हमें एक अमीबा से 2 अमीबा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण हुआ बच्चों? द्विखंडन का। अब है बहुखंडन, ये प्लाज्मोडियम में होता है। देखिए इसमें बहुत सारे खंडित भाग हैं, बहुत, एक कोशिका जो है वो बहुत सारे भागों में खंडित हो जाती है और जो अलग अलग इसके जो खंड हैं वो एक नया जीव बना लेंगे। फिर है सरल बहुकोश के जीवों के टुकड़ों में खंडित होकर कुछ प्राणी नया जीव बना लेते हैं। इसका उदाहरण है स्पायरोगायरा और इसको हम कहते हैं खंडन। जैसे ये स्पायरोगायरा के तंतु हैं, ये देखिए इसमें 2 भाग हो गए, इसमें कई कोशिकाएं भी होंगी और ये अलग अलग जो भाग हैं, जो इसके अलग अलग खंड हैं, ये नया जीव बना लेंगे। तो इस तरीके से विखंडन में ये द्विखंडन और बहुखंडन, इसमें अमीबा उदाहरण है और प्लाज्मोडियम उदाहरण है, और ये जो आपका ये खंडन है इसमें स्पायरोगायरा इसका उदाहरण है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका अलैंगिक जनन की विधि है वो है पुनरुद्भवन। बच्चों, पूर्ण विकसित जीवों में कभी कभी कोई कारणवश अपने कायिक भाग से नए जीव की निर्माण की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका उदाहरण है ये प्लेनेरिया। देखिए इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया का जैसे कई हिस्सों में इसका शरीर टूट गया तो प्रत्येक जो इसका हिस्सा है, जो प्रत्येक खंड है, उससे नया जीव बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3 खंड हुए तो प्रत्येक से देखिए नया जीव, इस तरह से एक प्लेनेरिया से जो है 3 जीव हमें प्राप्त हो गए। बच्चों, ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया है बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होती है और विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होती है और इस प्रक्रिया को हम परिवर्धन कहते हैं। अब अगला जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मुकुलन। जीव के शरीर में किसी भाग पर एक बल्ब जैसी संरचना मुकुल बन जाती है, एक उभार हो जाता है जो पैतृक जीव से अलग होकर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है और इसका उदाहरण है ईस्ट और हाइड्रा। ये देखिए हाइड्रा का उदाहरण है। इसमें देखिए ये एक हाइड्रा के शरीर पर एक उभार जैसी संरचना हो गई है, इसको हम क्या कहते हैं? मुकुल। और ये इससे पूरा जीव बन जाएगा, जिसको अगर आप कट करके अलग कर देंगी तो ये एक नया जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। इसमें मुकुल या बड का बनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों बीजाणु समासंग। इसमें देखिए सरल बहुकोश के जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं, और चूंकि ये समूह में पाई जाती हैं इसलिए हम इसको कहते हैं बीजाणु समासंग। बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में ब्रेड या रोटी पे हरे रंग के पदार्थ जम जाता है। वो पदार्थ किसका होता है? राइजोपस एक कवक होता है, उसका होता है, उसका ये कवक जाल होता है जो तंतु के रूप में होता है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि राइजोपस में बीजाणु समासंग कैसे होता है। तो ये तंतु जो है ये कैप्सूल नुमा संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बीजाणु धानी। इसकी जो परत है ऊपर की वो बहुत मोटी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु गोल संरचनाएं बनते हैं। ये जो बीजाणु धानी की मोटी परत है ये उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करती है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, जैसे नमी आदि, तो ये जो है इसकी ऊपर वाली भित्ति फट जाती है और इससे बहुत सारे बीजाणु निकल जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु अपना एक नया जीव बना लेता है। तो इस तरीके से बीजाणु समासंग भी जो है एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसके बाद बच्चों आता है टॉपिक कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन बच्चों पौधों में होता है और उसके कायिक भागों, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं जैसे जड़, तना और पत्तियां, इससे जो है हम नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इसमें देखिए कुछ प्राकृतिक विधियां हैं, जैसे उदाहरण है तने द्वारा आलू में। ये देखिए आलू है, इसमें ये बड होती है, इसमें इसको आप आंख भी कहते हैं। अगर इस वाले हिस्से को काट के आप अलग बो दें जमीन में तो एक नया पौधा आलू का निकल आता है। ऐसे ही पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम में, ये बच्चों देखो ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, इसमें इसके
किनारे पर छोटी छोटी पर्ण कलिकाएं बन रही हैं। ये पर्ण कलिकाएं जो हैं, इनमें देखिए आपको जड़ें भी दिख रही होंगी। तो ये पर्ण कलिकाओं को अलग करके जब हम इसको गमले में बो देंगे तो ब्रायोफिलम का नया पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जड़ों में किसमें होता है? शकरकंदी में। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक विधियां जो स्वतः ही पौधों में अपने आप ही होती रहती हैं कायिक जनन की, जैसे तने द्वारा आलू में, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम में और जड़ों से शकरकंदी में। अब आती हैं कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियां जो मनुष्य खुद करता है, अपने स्वतः अपने हाथों से करता है। पहला है इसमें कलम। कलम का उदाहरण है गुलाब और गन्ना। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एक हमने तना लिया और हमने इसको काट के 2 हिस्से कर दिए। हिस्से में प्रत्येक में जो है पार्श्व कलिकाएं अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो है, जो हिस्से हैं, इसको अगर आप जब जमीन में गाड़ देंगे तो इससे नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कलम लगाना है बहुत ही कॉमन है गुलाब में और गन्ने में। इसके बाद है रोपण। रोपण में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 2 अलग अलग तने लेते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, उसको बांध देते हैं। फिर थोड़े दिनों में ये पूरा एक समान तना बन जाता है, संवहन ऊतक आपस में मिल जाते हैं और हमें 2 तरह के पौधों के गुण एक पौधे में प्राप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों आम। फिर है दाब लगाना। इसका उदाहरण है चमेली। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे जो होते हैं बच्चों, उसकी तना बहुत कठोर होता है, तो उसकी जो नीचे वाली जो कमजोर या जो मुलायम टहनियां होती हैं उसको हम ऐसे जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और फिर इससे नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं दाब लगाना। तो इस तरीके से कायिक परिवर्धन की प्राकृतिक विधियां होती हैं जो कि स्वतः होती रहती हैं और कृत्रिम विधियां जो मनुष्य स्वयं करता है। इसके 3 तरीके हैं, कलम लगाना, रोपण और तीसरा है दाब लगाना। अब हम लोग आते हैं कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है। बच्चों कायिक परिवर्धन का सबसे ज्यादा महत्व है पुष्प एवं फल हमें कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम बीज से नया पौधा बनाएं, बीज से पहले फूल बनेगा, फूल से जो है फिर फल बनेगा, तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। और कायिक प्रवर्धन से हम बहुत कम समय में फल और पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों इसमें उन पौधों को विकसित करने के लिए जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, यानी कि बीज रहित जो पौधे हैं उनको उगाने में कायिक परिवर्धन बहुत अच्छी विधि है और इसका उदाहरण है संतरा, गुलाब और चमेली। तीसरा है बच्चों, जो पौधे उत्पन्न होते हैं कायिक प्रवर्धन से वो आंशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो जनक या पैतृक पौधों के समान ही उनके लक्षण होते हैं, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों ऊतक संवर्धन, इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये बच्चों सबसे आधुनिक विधि है और इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रयोगशाला में कुछ ऊतकों को और कोशिकाओं को एक कृत्रिम पोषक माध्यम में उसको विकसित करते हैं, उनका विभाजन होता है और हमें एक कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं कैलस। ये कैलस को हम फिर हार्मोन के माध्यम में पोषण के लिए रख देते हैं और उससे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, फिर उनको हम मिट्टी में रोप देते हैं जो कि एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से ऊतक संवर्धन की जो विधि है वो बहुत ही नई विधि है और प्रयोगशाला में होती है और इसके कई महत्व भी हैं। पहला महत्व है कि एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक पौधे से हम अनेक पौधे बना सकते हैं इस विधि के द्वारा। दूसरा, सजावटी पौधे के संवर्धन में, जैसे ऑर्किड्स में जो सजावटी पौधे हैं जो हम अपने बगीचे में लगाते हैं उनको भी हम ऊतक संवर्धन की विधि से बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के जो पौधे हैं
उनको हम प्रयोगशाला में एक नियंत्रित तापमान या वातावरण और पोषक माध्यम देकर उनको हम कहीं भी उसको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पे जो पाए जाते हैं पौधे, उनको हम मैदानी क्षेत्रों में भी उगा सकते हैं इस माध्यम से, और इसको कहते हैं ऊतक संवर्धन। तो बच्चों, आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोग ने पढ़ा कि जीव जनन क्यों करते हैं, डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है, और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियां कौन सी हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, और अंत में हमने पढ़ा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है और ऊतक संवर्धन क्या होता है। अब आपको जो है इसके गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में आप लोग ये प्रश्न अवश्य कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? आपको बताया है कि डीएनए प्रतिकृति का बनना प्रजनन की एक मूल घटना है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। बीजाणु द्वारा जनन से जीव कैसे लाभान्वित होते हैं? बीजाणु समासंघ है, उसमें जो है जीव उससे कैसे लाभान्वित होते हैं, क्या लाभ है उसके। आपको बताया था कि अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो वो अपना नया जीव बना लेगा, वो उसकी दीवार जो फट जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में वो उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तीसरा है, कायिक परिवर्धन की विभिन्न विधियों का सचित्र उल्लेख करिए। जो उसकी विभिन्न विधियां हैं, आपको प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां, उसको आप चित्र सहित अपनी कॉपी में बनाना है। चौथा है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? मोटा मोटा अंतर आपको पता ही है कि अलैंगिक जनन में जो है एकल जीव के द्वारा जनन होता है, नर और मादा युग्मक इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन है उसमें नर और युग्मक भाग लेते हैं, निषेचन की क्रिया भी होती है। प्रश्न 5, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपको आशा है ये जो हमारा अध्याय 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं, उसका भाग 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें।